कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, अ फैशन डिजाइनर इज डिजाइनिंग अ फैब्रिक पैटर्न इन ईच रो, देयर आर सम शेडेड स्क्वायर्स एंड अनशेडेड ट्राइंगल्स। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये शेडेड स्क्वायर्स हैं, इसी तरह नीचे भी बने हुए हैं, ठीक है। इसी पैटर्न को आगे फॉलो करना है। ये शेडेड स्क्वायर्स हैं और जो अनशेडेड पार्ट है वो आपको ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे जो अनशेडेड पार्ट है, तो यहाँ पर देखो ये अनशेडेड पार्ट है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? तो जो अनशेडेड पार्ट है वो क्या बना रहा है? ट्राइंगल। और जो शेडेड पार्ट है वो क्या बना रहा है? स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है वो क्या है? पूछा गया है आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन ईच रो। आपको एपी फॉर्म करना है किसके लिए? फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो, ठीक है। अब आप देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। मिनिमम हमें 3 टर्म्स ही चाहिए एपी बनाने के लिए। अब आप बताओ पहली रो के ऊपर यानी पहली रो में टोटल कितने स्क्वायर्स आपको मिल रहे हैं? इसका जब आप सोल्यूशन लिखोगे या इसका आंसर लिखोगे तो पहली रो में यानी फर्स्ट रो में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने मिल रहे हैं? 1 मिल रहे हैं। इसी तरह से सेकंड रो में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने मिल रहे हैं? 3। और थर्ड रो में 5। और इसी तरह से आगे आप करते चले जाओ। तो एपी बन गई कि नहीं? हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? 1 नंबर का ये क्वेश्चन इससे पूछा गया था, क्या आपको फॉर्म करना है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो एपी में फॉर्म करना है। तो देयरफॉर आपकी जो सीरीज बनी वो क्या बनी? देयरफॉर सीरीज आर 1, 3, 5 एटसेट्रा। अब क्या ये एपी में है? इसको आपको चेक करके दिखाना भी है। हमने तो सीरीज बना दी, अभी कैसे पता ये एपी में है या नहीं? तो आप यहां पर लिखोगे हियर a2 minus a1 which is equals to 3 minus 1 equals to 2, और दूसरा a3 minus a2 5 minus 3। तो सिंस a2 minus a1 equals to a3 minus a2, इसका मतलब ये जो सीरीज बन रही है ये सीरीज एपी में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। पहले आपको एपी फाइंड करना है, आइडेंटिफाई द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच रो। अब आपको जैसे अभी नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच रो चाहिए था, अब सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच रो। अब आप बताइए इसके सॉल्यूशन में, यानी कि पहली रो में फर्स्ट रो में कितने ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं? सेकंड रो में? गुड। सेकंड रो में कितने दिख रहे हैं? 6। देखो अप एंड डाउन दोनों को काउंट करना है। जैसे यहां पर 1, 2, 3, यहां पर पहले वाले में ये है 1, 2, दूसरे वाले में कितने बन रहे हैं? पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 6 है। अच्छा, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो के ऊपर बोला जा रहा है। जैसे फर्स्ट रो के ऊपर कितने ट्राइंगल है? पहली रो तो आपकी ये है ना, ये पहली रो है। इस पहली रो के ऊपर टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? अब ये दूसरी रो जा रही है, ये दूसरी रो है। दूसरी रो के ऊपर टोटल कितने ट्राइंगल है? देखो कैसे नंबरिंग करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई जितने भी अनशेडेड पार्ट है वही तो ट्राइंगल है। तो फर्स्ट रो के ऊपर 2 ट्राइंगल, सेकेंड रो के ऊपर, इसी तरह से थर्ड रो के ऊपर। थर्ड रो के ऊपर कितने ट्राइंगल? काउंटिंग करवाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ ये 10 है बिल्कुल। तो थर्ड रो में 10 है। आगे अभी और भी इसमें पेपर में और भी बना हुआ है, लेकिन हमें एपी के लिए मिनिमम 3 टर्म ही चाहिए, तो हम उतना ही बनाए हैं। तो यहां पर सीरीज क्या बनेगी? देयरफॉर सीरीज आर, सीरीज क्या बनी? 2, 6, 10 एंड सो ऑन। अब आपको चेक करना है ये सीरीज एपी में है या नहीं।
तो क्या करोगे, हियर a2 माइनस a1 विच इज 6 माइनस 2 मतलब 4, और a3 माइनस a2 10 माइनस 6 यानी कि बोथ आर इक्वल, देयरफॉर दिस सीरीज आर आल्सो इन एपी। अगर आप इतना करोगे, एक नंबर का क्वेश्चन ये था और एक नंबर का क्वेश्चन ये था, 2 नंबर मिलेगा। देखो देखने में फिगर देखोगे, जब आप ऐसे सीन देखोगे मतलब पेपर में, तो आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट। जैसे अभी तुमने वो वाला क्वेश्चन देखा जिसमें डायग्राम बना हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस का, तो तुमने कहा सर ये मैथ का क्वेश्चन है, सर ये मैथ का क्वेश्चन है। इसी तरह से अभी 12th में देखोगे तो उसमें तो पूरा बारिश हो रही है, तो तुम कहोगे ये मैथ का क्वेश्चन है। और क्या, ये देखो, देखना तुम कहीं हमसे ना भीग जाओ। ये देखो, ये 12th का है, मैथ्स का ही है, केस बेस्ड स्टडी। तो कहने का मतलब केस बेस्ड स्टडी में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन एक रहेगा, लेकिन हाँ एक बात ये श्योर है, अगर आप क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में पकड़ लिए तो 4 के चारों नंबर सॉलिड हैं। जैसे यहां पर ये दोनों हो गया ना, अब जो हर अगला क्वेश्चन पहले वाले पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन हो गया, अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, तीसरे वाले में 2 क्वेश्चन है। नहीं, उसमें से नहीं कर, किसमें, 12th वाले में से बिल्कुल नहीं, कोशिश ही मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप बताओगे, आपको करने का मौका दे रहे हैं, आप बताइए। इफ ईच शेडेड स्क्वायर इज ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ये जितने भी आप स्क्वायर्स देख रहे हो, बोला जा रहा है अगर ईच शेडेड स्क्वायर की जो साइड है वो कितना हो जाए, यानी साइड जो है शेडेड शेप की कितना हो जाए, 2 सेंटीमीटर। तो देन फाइंड द शेडेड एरिया व्हेन 15 रो हैव बीन डिजाइंड। ये रो 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। टोटल कितनी रो अगर डिजाइन किया जाए, अगर टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो, 15 हो, तो आपको बताना है कि जितने भी शेडेड स्क्वायर्स बनेंगे उनका एरिया क्या होगा। अब आप लोग बताइए, अगर जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन रहे हैं 1 3 5। इसी तरह अगर मैं डायरेक्टली पूछूं चौथी रो में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे, 7 बनेंगे भाई। 1 पहली रो में, दूसरी रो में 3, तीसरी में 5, चौथी रो में कितने। इस तरह से टोटल कितनी रो बन रही है, यानी n की वैल्यू पता है। आप सबसे पहले ये बताओ टोटल 15 रो में कितने स्क्वायर्स बनेंगे, शेडेड स्क्वायर्स, यानी आपको S15 निकालना है। ये AP बनी हुई है और इसमें कहां तक, अप टू 15 टर्म्स। आप S15 निकालोगे तो टोटल 15 रो में कितने स्क्वायर्स बने हैं, आ जाएगा कि नहीं? तो जरा बताओ, सॉल्व करो आप लोग। एपी है, आपसे मैं सिर्फ S15 पूछ रहा हूं। यहां पर ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि डिपेंड कर रहा है पहले पार्ट पे। अभी बिल्कुल अजीत ने बताया 225, तो इन्होंने बताया कि S15 की सर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 225। यानी इनका ये कहना है कि टोटल अगर 15 रो होंगे तो स्क्वायर्स हमको 225 मिलेंगे। सभी का आ रहा है? अगर 15 रो है तो ये 225 आया है क्या, स्क्वायर्स, शेडेड स्क्वायर से तो आप काउंट कर रहे हो, तो टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे 15 रो में, 225। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या, इफ ईच शेडेड स्क्वायर इज ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड, मतलब अगर हर एक स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी हो, 2 सेंटीमीटर हो, तो आपको बताना है कि 15 रो में जितने भी स्क्वायर्स बने हैं उनका टोटल एरिया कितना होगा। निकाल सकते हो, एक का एरिया निकाल लो, एक स्क्वायर का। अब 15 रो में कितने स्क्वायर बन रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक का एरिया निकालो। 900 यूनिट सहित बताओ। एक का 8 नहीं आएगा भाई, 2 2 जा 4, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है।
ठीक है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या आएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अच्छा ये सेफ रफ कर दूं, देखो तो वही मैं कह रहा हूं ना, केस बेस स्टडी जितना आपको लगेगा फिगर, भले आपको जब तक आप जानोगे नहीं उसके बारे में, आपको फिगर देखकर यही लगेगा बहुत टफ है, लेकिन जब आप उस पे हकीकत में जाओगे, उसको करने लगोगे, तो आप देखो इसका आंसर पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। जिसने पहले वाला ही गलत कर दिया, सीरीज ही गलत बनाई, क्या उसका ये वाला आंसर कभी सही हो सकता है? ये 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 2 नंबर ये भी जाएगा उसका। ये केस बेस स्टडी होता है कि एक पे डिपेंड करता है अगला क्वेश्चन। तो यहां पर क्या पूछा गया था, यहां पर पूछा गया था कि 15 रो में टोटल जो स्क्वायर्स बनेंगे उसका एरिया कितना होगा अगर एक स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर हो। तो आप सभी ने ये निकाला S15। S15 कैसे, n/2 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस n-1 यानी कि, और d यहां पर कितना है 2, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 14 2 जा 28 प्लस 2 यानी कि 30, काट दो, यानी ये आया टोटल 15 रो में 225 स्क्वायर्स बनेंगे जो शेडेड होंगे। अब हमें क्या चाहिए, एरिया। तो एरिया ऑफ 1 शेडेड स्क्वायर जो कि होगा 2 इंटू 2 यानी कि किसके बराबर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 225 शेडेड स्क्वायर इक्वल्स टू 225 इंटू, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। 1 नंबर स्क्वायर्स की एपी बनाने का, 1 नंबर ट्राइंगल्स की एपी बनाने का, और 2 नंबर 15 रो तक आपको। अगर मान लो आपने केवल यहां तक आंसर छोड़ दिया लिख के, आपने केवल ये काउंट कर लिया कि टोटल स्क्वायर 225 है, आपने एरिया नहीं निकाला, तो आपको 2 में से कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। आपने काउंट भी किया, एरिया भी निकाला, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अच्छी बात यह होती है कि हमेशा केस बेस स्टडी में ये जो तीसरा क्वेश्चन होता है जिसकी वेटेज होती है 2 नंबर, उसमें आपको एक ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वाला करिए। अब दूसरा वाला क्या है इसमें, राइट अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन n नंबर ऑफ रोज। मतलब आपको फॉर्मूला चाहिए, अगर नंबर ऑफ रो n है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर के केस में नंबर ऑफ रो कितना बोल दिया था, 15 है, तो ट्राइंगल के केस में क्या बोला जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ रो 10 है, n है। देखो यहां पर इसके केस में, ट्राइंगल के केस में थर्ड का जो बी पार्ट है, आपकी जो एपी बन रही है, क्या बन रही है, 2 6 10 एंड सो ऑन। अब यहां पर यह बोल दिया गया है अप टू n टर्म्स, वहां तो 15 बोल दिया था, यहां पर क्या बोल दिया है, अप टू n टर्म्स। तो आपको एक फॉर्मूला बताना है जिसकी मदद से अगर n नंबर ऑफ रोज हैं तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस, यही तो होता है सम निकालने का फॉर्मूला, है ना। आप n की वैल्यू बताओ, हम बता देंगे। इसीलिए क्वेश्चन में एक इतना करोगे 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा फॉर्मूला लिखने का। अब क्वेश्चन में आगे पूछा है हेंस फाइंड S10, क्या लिखा हुआ है, हेंस फाइंड, यानी अगर n की वैल्यू क्या हो जाए तो आप बताओ कि सम क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, आप बताओ। दो सौ आएगा, 150 बता रहे हो, 50 खा गए। वो वाला पेपर कहाँ है, 10th वाला नोट लो। कितना आया, 200 आया। वैल्यू रखो भाई, एपी आपके सामने है, सब पता है, ए पता है, डी पता है, एन पता है, S10 निकालना है, वैल्यू पुट करना है सीधा सीधा। क्या आएगा, S10 बराबर 10/2, 2a का मतलब 4 प्लस n-1 का मतलब 9, और d की वैल्यू यहां पर,
ये हो जाएगा 2 10 5 यहाँ पर जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 4। अब 5 में 40 का इंटू करो, तो अगर नंबर ऑफ रो 10 होगा तो टोटल 200 ट्राइंगल्स बनेंगे। ये था केस स्टडी पूरा इसका, ठीक है। अब आते हैं इसके और भी क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 1 to 5 में, और आपको देखना है कि आप क्या क्या कर पाते हो। इसको रफ कर दें, ठीक है। नहीं तो लिख के करना है ना आपको। तो ये तो था 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज आपको दिखाते हैं जो एकदम आसान है। ये इसमें से ले लो, वो 12th का है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें ये मार्किंग स्कीम है, उसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा होगा, ये पब्लिकली शो नहीं करना चाहिए। क्या लिखा होगा? कॉन्फिडेंशियल लिखा है कहीं? स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल नहीं, इस पे एक्शन भी होता है। खैर देंगे भैया, वेट कर लो। चलो इसी बात पे खड़े हो। ये क्वेश्चन है, आंसर तुम बताओगे, नहीं तो फिर समझे रहना। इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बोला जा रहा है इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी की कैपिटल डी? अगर कैपिटल डी होता तो क्या होता? वो क्या हो जाएगा? कैपिटल डी भी किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो बोला जा रहा है किसी एपी का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -6, और बोला जा रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ A20 माइनस A14। उस एपी के 20th टर्म और 14th टर्म का डिफरेंस बताना है। कुछ नहीं पता, जितना पता है मैं बता दिया। हाँ, तुक्का मारोगे? चलो ऑप्शंस दे रहे हैं, 36 6 माइनस 36। चलो खड़ी हो। कैसे? एपी का है, नहीं बता पाए तो फिर बेकार है पढ़ना तुम लोगों का। एपी पढ़ रहे हो, अच्छा आंसर ढूंढने की बजाय तुम लोग जो बेसिक्स है उस पर क्यों नहीं चलते हो? अगर एन दिया है तो क्या होता है? तो A20 है तो क्या लिखोगे? और A14 को? अब ब्रैकेट इसको हटा दो, -A माइनस A से 19D माइनस 13D, और D की वैल्यू पता है, ये हो गया आंसर। ठीक है, देखो अब टफ नहीं लगा, लेकिन अभी जब तक मैं दिया था तब तक कोई कर नहीं रहा था, उसको ट्राई नहीं। अरे तुम्हारा तो आ जाता बेटा। नहीं सर, ये देखिए सर, इसके पहले वाला मैंने निकाला 200। चलो अगला बताना, बैठ जाओ, रफ कर दें। सर एक ही सर आप कहते हैं जब सर इक्वल टू का साइन रहता है तभी सर आप इधर काटते हैं। हाँ, प्लस माइनस नहीं काटते सर, आपने काट। मैंने ये कहा था बेटा कि अगर इक्वल टू का साइन होता है तो दोनों तरफ सेम साइन वाले टर्म कटते हैं। जैसे यहां पर अगर ये A पॉजिटिव में कट जाएगा, लेकिन यहां पर इक्वल टू में नहीं है, इसलिए अब इक्वल एक ही साइड में अगर कोई चीज होता है तो प्लस और माइनस में है सेम क्वांटिटी तो कट होता है। A प्लस में भी है और A माइनस में भी है, बिल्कुल। इक्वल टू में होता तो नहीं काट सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बोला जा रहा है, ओए बात नहीं, 5x + 4y = 20
एंड 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 16। आपको ये बताना है ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं, इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। ऑप्शंस हैं यूनिक सॉल्यूशन, कोई बोलेगा नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, और चौथा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अनुप्रिया तुम बताओगी। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा। अगर आपको वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 की कंडीशन याद होगी तो बता दो। अनुप्रिया आंसर बताओ। अच्छा कंडीशंस याद हैं, चलो उसको बताने देना और कोई हेल्प नहीं करेगा। बताओ ए शांत रहो। हाँ हाँ अच्छा यहाँ पर यही केस लग रहा है। a1/a2 जरा निकालो, 5/10 यानी कि 1/2। b1/b2 निकालो 4/8। c1/c2 निकालो 20 यानी कि 10/8 यानी कि 5/4। तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया। कंडीशन तो ये है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अनुष्का इसको तुम कंप्लीट करो, बताओ ये कैसी लाइन होंगी। तीन ऑप्शन में से एक ही होगा, या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो एक के ऊपर एक होंगी। अभी पहले ये बताओ, सोल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, अभी तुमसे मैं इन तीनों में से कौन सा केस होगा ये पूछ रहा हूं। पैरेलल होंगी, सही बता रही है? क्यों सही है? पैरेलल होगी। चलो पैरेलल होगी तो चलो इसी तुम बताओ सोल्यूशन कैसा होगा। यूनिक होगा, नो सोल्यूशन होगा। अच्छा नो सोल्यूशन क्यों सोल्यूशन नहीं मिल रहा है? गुड, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कहीं पर मीट नहीं कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और है। बोला जा रहा है हाँ। क्या था? 10x + 8y = 20। नहीं अरे हाँ 10x + 8y = 16 था, और पहली वाली इक्वेशन 5x + 4y = 20। इसको आपस में सॉल्व नहीं करना है, जब सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं तो तुम काहे को सॉल्व कर रहे हो? मैंने ये बोला क्या कि इसका तुम x और y की वैल्यू बताओ, सॉल्व करके मिलेगा। कंडीशन वाले क्वेश्चन अलग है। अब पूछा जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट, तो तुम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला लगाने लगोगे। हो सकता है वो रियल हो ही ना। नेचर का मतलब तो आपको नेचर बताना है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है, आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा नंबर इर्रेशनल है। हालांकि ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, फिर भी √2 + 5√2। चलो बॉयज में से कोई भी बताएं, गर्ल्स में नहीं। इन चारों में से कोई एक नंबर ऐसा है जो इर्रेशनल है। अच्छा दिख तो सभी रहा होगा कि रूट सभी में है तो सभी इर्रेशनल है, जबकि ऐसा है नहीं। आप इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखो, रूट वगैरह कट रहा होगा या हट रहा होगा, कोई एक ऐसा होगा जिसमें रूट हटेगा नहीं। तो वो आपको बताना है कौन सा इर्रेशनल है। ये चलो तुमने लास्ट वाला बोला,
अब ये बताओ लास्ट वाले में न्यूमरेटर में अगर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 5 और अपॉन में, तो ये इरेशनल नहीं है, ऐसे तुक्का मारोगे। चलो तुमने तीसरा बोला रूट 2 माइनस ये भी नहीं होगा, इरेशनल। ओके तो ये हो जाएगा देखो a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा 3 - 2 √2। इसमें रूट अवेलेबल है इसलिए यही इरेशनल होगा। इसको भी अगर सॉल्व करते हो पहले वाले को तो देखो ये क्या आएगा 2 √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 √3 × 1/√3। यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 × 3 = 12 और इसका आएगा 1/3 और माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2 × 2 = 4। ओवरऑल यहाँ पे रूट कहीं है इस टर्म में, ये भी कैसा नंबर है, रैशनल। ठीक है, हाँ पूछो। सेकंड वाले में जैसे आपने किया है, हमने किया है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। हाँ प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा माइनस 2ab, तो 2 × √2 × 1 तो क्या आएगा 2 √2। ठीक है, बिना फॉर्मूला लगाए कैसे हो जाएगा? मैथमेटिक्स भावनाओं से नहीं होती है, समझ रहे हो? हाँ कि बिना फॉर्मूला लगाए हो जाए, पेन चलाए बिना भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको पकड़ो और इसको दो। इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं तो बन रही हैं। हाँ हाँ ओके, नहीं ऐसा तो मैंने कहा। चलो बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, अब पीटेंगे तुमको बल भर, बता दे रहे हैं। हाँ इसलिए शांति से पढ़ो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px - q = 0 और बोला जा रहा है इसके रूट्स इक्वल हैं। ये गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल। हाँ बताओ, ऑप्शन नहीं देंगे, सॉल्व करना है। रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग b² - 4ac = अब b यहाँ पर क्या है, p है, तो ये हो जाएगा p² - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -q, तो p² + 4q। ऑप्शंस क्या क्या हैं? p² = 4q, p² = 2q, p² = -4q और p² = -2q। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला, p² बराबर। आया समझ में? आप हाँ नहीं तो जब ऑप्शन में नहीं है, हमसे MCQ में पूछ रहा है। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन। चलो ये आसान है, वैसे बता देना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है और जिसके जीरोस हैं 7 और 0। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको अगर जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला? हाँ बताओ। हाँ सही बोल रही है। अच्छा चलो तुम लोगों को ऑप्शंस दे रहे हैं। नहीं अब मत बताओ, अब सॉल्व करो।
ये चार आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म करना है। आपको अगर जीरोस पता हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, कुल मिला के बचा क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो, बताओ बताओ कौन सा बता रही थी। मेरे ख्याल से ये दोनों सेम है। कौन से दोनों सेम लग रहे हैं? जो सही है वो मेरा जो x माइनस l ब्रैकेट में लिखे हैं, हाँ, फिर स्क्वायर लगाने का, किसमें स्क्वायर लगा दें? ब्रैकेट में x नहीं, क्या बोला जा रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 7 एंड 0, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 0 7 और 0 हो। यहां से तो ये सही है। देखो इसमें आप ये ढूंढोगे तो आंसर कहीं मिलेगा आपको। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अब आप जरा ऑप्शन से देखो, ए बी सी डी, होगा डी वाला ही, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बट आप कहोगे सर यहां पर अलग है, लेकिन हमने जो सॉल्व किया वो याद करो, जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो मैंने कहा था कि बाहर आप क्या लगाया करो, के। तो अगर इसको अगर हम x कॉमन ले सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो बाहर क्या हो जाएगा। अब ये 7 हमारे लिए क्या है, अच्छा आपको अगर इसका जीरोस निकालना है, इसको इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ पर x एक बार 7x बराबर 0 करोगे और एक बार x माइनस 7, तो एक बार x बराबर 0 आएगा, यही होगा कि नहीं। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि ऑप्शन में ये है ही नहीं, आपसे बोला यह जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके जीरोस 7 एंड 0 होंगे। तो इनमें से और कोई ऐसा नहीं है जिसके जीरोस 7 और 0, केवल ये वाला डी वाला मैच कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ के यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, के की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है। ठीक है, तो ध्यान देना एमसीक्यू में ऐसे भी वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के डाल सकता है, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि बाहर अगर कोई कांस्टेंट की वजह से आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर आपका आएगा, वो कांस्टेंट को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बेटा मिलेगा पका पकाया, ऐसा नहीं है। तुम लोग फेल हो जाते हैं, आप लोग अरे ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसमें 22 का 22 में दो क्वेश्चन है। क्या है 22 का क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन तो ये है, आपको शो करना है सो दैट 8 to the power n कैन नेवर एंड विथ 0 डिजिट, कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। हालांकि मैं अगर पेपर दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ाए हुए जितने भी बच्चे अगर पेपर दे रहे होंगे, इसमें दो क्वेश्चन था, एक तो ये क्वेश्चन था और दूसरा ये था, और करके था, चाहे ये करो चाहे ये। दूसरा क्वेश्चन ये था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 160 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नीचे वाला करते और दो
ठीक है, देखो आसान दोनों हैं, इसमें वर्डिंग लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जीरो में खत्म नहीं होगा, हाँ, लास्ट में ही तो है। चलो इसका आंसर मैं बताऊंगा और इसका आंसर तुम बताओगे, क्योंकि ये आसान है। अरे वाह, दैट्स कॉल कॉन्फिडेंस। तो एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लोगे ना, तो ये वाला अगर आता है तो आप बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे आप अटेम्प्ट इसी को करो, क्योंकि लैंग्वेज लिखने के चक्कर में हो सकता है अगर आपकी लैंग्वेज सही नहीं बनी, थोड़ा बहुत इधर होगा तो एग्जामिनर 2 का 1.5 दे देगा। तो दूसरा वाला मैं नहीं बता रहा हूं, पहला वाला साहब बताएंगे। हाँ, सेकंड वाला आप कर लो। चलो भाई खड़े हो, शर्मा जी खड़े हो। अब आप बताओ 8 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। अच्छा, आपको ध्यान हो तो एनसीईआरटी में सिमिलर पैटर्न पे मिलता हुआ एक क्वेश्चन था, उसमें 6 टू द पावर 0 था शायद, 6 टू द पावर n था, मतलब 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का था, वहां पे 6 टू द पावर n था, यहाँ पर 8 टू द पावर n। हाँ बोलो। 0 पे एंड हो जाएगा यार, प्रूफ करना है कि 0 पर एंड नहीं होगा, अब तुम कह रहे हो जाएगा। हाँ, तो क्या किसी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो 0 पे एंड नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं है। 0 पे एंड करेगा ये। अरे भाई नहीं करेगा, ये प्रूव करना है, तुम गलत क्या बोल रहे हो? ये प्रूव करना है कि ये 0 पे नहीं होगा। हाँ, कभी 0 पे एंड नहीं करेगा। हम पूछ नहीं रहे करेगा कि नहीं करेगा, ये डेफिनेटली श्योर है कि नहीं करेगा, आपको प्रूफ करना है कि ये नहीं करेगा। तो सर पहले सर मतलब कि ऐसे ही लिख देंगे, मतलब क्या ऐसे ही लिख देंगे? पहले मतलब कि ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही। फिर पहले सर 8 की पावर सर 1 दिखाएंगे, हाँ, फिर 2 दिखाएंगे, फिर 3 दिखाएंगे, बैठ जाओ। लास्ट में लिखेंगे हाँ, कि मतलब कि 8 की पावर 1 2 दिखाएंगे और लास्ट ये तो एक स्टेटमेंट लिखने के लिए हो जाएगा। एक सेकंड, अब बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। हाँ, इधर लड़कियों में कोई रीजन बताएगा? चलो तुम बताओ। हाँ, थोड़ा ही बताओ, वही काफी है। मतलब ये मतलब तभी मतलब 0 होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो इसके फैक्टर होते हैं, करो यार, 2 की पावर 2 मतलब आप ये कह रहे हो कि 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा। यस सर, अगर इसको अगर 0 लाना है इसके मतलब हाँ, 2 into 5 कर देने पड़ेगा, अगर इस नंबर में ठीक है, फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ रहा हूँ। बोर्ड में बेटा लिखना पड़ेगा। लिख लूंगा सर। क्या लिखोगे? नंबर कटेगा नहीं लिखोगे तो। तुमको आ रहा है, मैं भी जान रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आ रहे हैं। चलो लिखना है, लिखना है। 2 and 3 का दोनों का 3 कहाँ से आ गया? कोई बताएगा लिखेंगे क्या? वर्डिंग इसे मिला सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज बोला हूँ, चैप्टर नहीं बोला हूँ, पहले चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। न्यू बुक अपडेट वाली है सर। तो फिर पहले एक्सरसाइज खोलो, छठा ये वाला, सॉरी 5वां क्वेश्चन। उसमें ये है ना, चेक दैट 6 टू, नई बुक में 5वां क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, उसमें चेक दैट लिखा हुआ है, इसमें प्रूव दैट। तो सुनो इसका रीजन क्या है। एनी नंबर हैविंग 2 and 5 as their prime factors, ठीक है। एनी नंबर having 2 and 5 as their prime factor हटा दो, केवल फैक्टर्स लिखो। ऑलवेज एंड विथ डिजिट 0, सिंस लगा दो पहले, ठीक है। कोई भी नंबर, एनी नंबर हैविंग 2 and 5 एज देयर फैक्टर्स ऑलवेज एंड विद डिजिट 0। कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके फैक्टर में 2 और 5 हो, उसके साथ कुछ और हो या ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 0 पर एंड करेगा।
जैसे मैंने लिखा 2 into 5, अब अगला नंबर तुम कुछ भी डालो इसके साथ, लेकिन एंड डिजिट हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। तो आपको ये लिखना है, ये एक रिजल्ट है, इसको चाहे आप याद कर लो, यही रीजन आपको देना है, ठीक है। एनी नंबर हैविंग 2 and 5 एज देयर, मान लो भाई पेपर में आ गया, अब यहाँ पे तो ऑप्शन है, आपके पेपर में किस्मत खराब रही तो कंपल्सरी रहे ना रहे ऑप्शन, हाँ तो इसको रट लो, लिख लो। तो सिंस एनी नंबर हैविंग 2 and 5 एज देयर फैक्टर्स ऑलवेज एंड विद डिजिट 0, हियर फैक्टर ऑफ 8 आर व्हाट? 2 2 2, मतलब 2 ही उसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए दिस डिजिट 8 to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। अगर इसके टेबल में अगर 5 आ गया तभी 0 शुरू होगा। हाँ, 2 5 और 2 दोनों, ठीक है। रब कर दें? हाँ, जरूरी थोड़ी है, मैं बोल दिया 17 17, कहाँ है 2? 15, कहाँ है 2? रब कर दें? बाकी जिसको नोट करना हो वीडियो तो जाएगी यूट्यूब पे। ओके, अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप को क्या करना है? वेरीफाई करना है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, इनके यहाँ 8 तो है, वो भी नहीं मिलती। जो बोल रही हो वो रिकॉर्ड हो रहा है, पब्लिकली जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट बोलने से बच्चे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है? गुड, ये भी वेरी गुड, ये भी। अब तो रेस्टिगेटेड, टीसी पकड़ लो। चलो, इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करोगे? px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आपको 2 नंबर बताने हैं, तुम बताओ, खड़े हो, बहुत हवा ले ली एसी की, चलो आराम से महाराज की तरह बैठे हो, एसी की हवा खा रहे हो, चलो बताओ। ऐसे 2 नंबर प्लस करने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत नोट किया है यहाँ पर। अब बताओ, चलो सब सही है। अब भाई भगवान ने आंखें दी हैं, देख लो, प्लस करने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। अच्छा, खड़े रहना। हाँ, अगला स्टेप बताओ क्या लिखना है? मुझे नहीं आता, बोलो। एक्स स्क्वायर, आगे क्या लिखें? माइनस, आगे बोलो। बस एक बता दो, बैठा देंगे। चलो ये वाला बता दो बस, और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ एक। बैठ जाओ। -2x प्लस 8 नहीं है, x कॉमन ले लो, x माइनस 9, -2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 9, ये आ गया px। हमको इसके दोनों जीरोस फाइंड, इसको किसके इक्वल करेंगे? तो यहां से एक बार x की वैल्यू 9 आएगी,
इसको अल्फा मान लो, इतना करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ बेटा ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगला काम है इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। तो 3 नंबर बेटा बिना टाइम गंवाए थोड़ी मिलेगा, ये पूरा स्टेप 1 नंबर इसका, 2 नंबर वेरीफाई का। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा की वैल्यू, अब वैल्यू वेरीफाई करो, LHS रखो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 9 प्लस 11 आएगा। RHS ले लो, माइनस बी बाई ए, माइनस बी प्लस 11, और अपॉन में ए की वैल्यू 1, प्लस का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट का करो, LHS अल्फा इंटू बीटा यानी कि 9 इंटू 2 कितना आएगा, RHS C बाई ए 18 बाई 1, तो LHS बराबर RHS वेरीफाई हो गया। यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इतना पूरा आप करोगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा। बिल्कुल टफ नहीं है, आप जितने भी अभी बोर्ड के क्वेश्चंस देख रहे हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा हो या आपने उस टाइप का क्वेश्चन किया ना हो। ठीक है, अच्छा खासा करना है कि फिर आएगा बाद इसका एटलीस्ट आएगा और कोऑर्डिनेट आएगा, देखी से आएगा, इससे तो फॉलो कर आ रहे हैं। ये कौन फॉलो किया? अभिषेक सर। अच्छा ये भी अभी उनको राइटिंग जो सिखाया है वो मैडम ने ही सिखाया है ना, तो इसलिए उनकी राइटिंग वैसी। हाँ चलो, एक फेमस क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बताया था, प्रूफ करने वाला, प्रूफ दैट द फॉलोइंग इज इरेशनल। ये मैं कराऊंगा नहीं, बस क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एक आया था 2 + 3√3 को प्रूफ करो कि इरेशनल है, और इसी में और लगा हुआ है और बोला जा रहा है प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हाँ ठीक है, उसमें ऊपर वाले में गिवन भी है कि √3 इरेशनल है, और ये प्रूफ करना है √5 इरेशनल है, दोनों में से कोई एक। तो ये क्वेश्चन जैसा कि मैं जब कराया था तभी बताया था, ये सॉलिड है, 3 नंबर का आना ही आना है पेपर में। चलो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट सुनिए और इक्वेशन आप लोग बनाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं ये 30th क्वेश्चन है, ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। 30th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, बोला जा रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। क्या बोला जा रहा है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। मतलब 2 स्क्वायर्स हैं, अब साइज अलग अलग हो सकती है, ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है। मान लो इसका साइड x है और इसका साइड, दोनों के एरिया का सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। इसका एरिया कितना होगा? x² और इसका एरिया कितना होगा? तो इन दोनों के एरिया का जो स्क्वायर का सम है वो दिया हुआ 468, और बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड इज 6। इन दोनों की साइड के बीच में जो डिफरेंस, मैंने यहाँ पर y को बड़ा माना है, तो y - x बराबर, तो यहां से आप y की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 6 + इसको 1 मान लो, ये वाली वैल्यू उठाकर 1 में, तो ये क्या हो जाएगा? x² + 6 + x का इक्वल्स टू 468। सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ। 3 नंबर में था ये क्वेश्चन,
और यह आपने लगाया है रेफरेंस में इस तरह ये क्वेश्चन। फोर 548 हो गया। इसके बाद हाँ, इसके बाद देखो एक ग्राफिकली क्वेश्चन आया हुआ है सॉल्व करने के लिए 5 नंबर में। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 32। पहले सॉल्व करेंगे तो हो गया सर। चलो इसके लॉन्ग सेक्शन के क्वेश्चन हम कल बता देंगे और फिर आपके जो डाउट्स होंगे उसको बताएंगे कल। ठीक है, नहीं ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन कल बताएंगे।